कैसे हैं आप सब? आप सब लोग ठीक हैं? मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए क्योंकि पेट 2023 का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। तो मैंने सोचा कि कुछ न कुछ बेहतरीन क्लासें बनाई जाएं जिससे आप लोगों का अधिक से अधिक फ़ायदा हो सके। डिस्क्रिप्टिव तो हम लोग पढ़ लेंगे, डिस्क्रिप्टिव तो हम लोग पढ़ ही लेंगे, विस्तृत वर्णन लेकिन अभी रिपीटिशन का टाइम है क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। तो कुछ बेहतरीन क्वेश्चन के साथ क्लास आई है, तो ध्यान से आप लोग देखिए और अपने नॉलेज को चेक करिए। पहला क्वेश्चन है, वेग कैसी राशि है? वेग कैसी राशि है? तो जिन लोगों ने पढ़ रखा है तो वो अपना एक बार चेक कर लें, रिपीट करें, और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा वो लिख करके याद कर लें। वेग कैसी राशि है? वेग सदिश राशि है। सदिश। और वेग के साथ कौन कौन सी आप याद रख सकते हैं सदिश राशियों में? जैसे बल भी आता है और संवेग भी आता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, जैसे संविधान के प्रारूप पर अंतिम वाचन कब समाप्त हुआ? तो संविधान के प्रारूप पर अंतिम वाचन कब समाप्त हुआ? तो ये आपका हुआ है 26 नवंबर 1949। कौन सा तत्व सबसे ज्यादा सक्रिय होता है? कौन सा तत्व सबसे ज्यादा सक्रिय होता है? तो पोटेशियम। कौन सा तत्व सबसे ज्यादा सक्रिय है? पोटेशियम। में कल जैसा आप लोगों ने ग्रुप में पेट का पेपर देखा ही है और दिल्ली पुलिस का भी पेपर देखा है, तो जीएस जीके का लेवल लगभग यही है। तो मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोगों को अधिक से अधिक नॉलेज कम समय में मिल जाए। उसके बाद तो फिर विस्तृत रूप में हम पढ़ते ही रहेंगे। अगला क्वेश्चन, किस स्थान पर बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ, किस स्थान पर बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की थी? किस स्थान पर बुद्ध ने की थी? तो जिसको पता है वो कमेंट बॉक्स में आंसर दे, जिसको नहीं पता वो लिखे। इसका आंसर होगा सारनाथ। अगला क्वेश्चन है, उमा की तपस्या, उमा की तपस्या शिव पार्वती और वसंत प्रमाण किस चित्रकार की उत्कृष्ट कृतियां हैं? किस चित्रकार की उत्कृष्ट कृतियां हैं? उमा की तपस्या, शिव पार्वती और बसंत प्रमाण किसकी रचनाएं हैं? तो यह है नंदलाल बोस। नंदलाल बोस आप लिख लेंगे। किसकी रचनाएं हैं? नंदलाल बोस की हैं। ठीक, नंदलाल बोस लिखते रहेंगे क्योंकि मैं बताने पे ध्यान दे रहा हूँ, ज़्यादा लिखने पे नहीं। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, सौर मंडल की खोज किसने की? सौर मंडल की खोज किसने की? तो आंसर में आएगा कापरनिकस। कापरनिकस। अगला है, भारत में निर्मित पहला उपग्रह प्रक्षेपण वाहन कौन सा था? भारत में निर्मित पहला उपग्रह प्रक्षेपण वाहन कौन सा था? तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर होगा SLV-3। SLV-3। यहाँ से बहुत सारे बेहतरीन क्वेश्चन पेट में फंसने वाले हैं। ये क्लास आप लोगों की रामबाण होने वाली है, ध्यान से पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो आंसर में आएगा स्वास्थ्य मंत्रालय, हेल्थ मिनिस्ट्री, स्वास्थ्य मंत्रालय। ठीक, लिखते रहेंगे आप लोग, स्वास्थ्य मंत्रालय। अगला है, वज्रयान बौद्ध धर्म में बुद्ध या बोधिसत्व की संगिनी को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है तारा। इसको क्या कहा जाता है? इसको तारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित थी? बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित थी? तो इसका आंसर आएगा किशनगढ़। किशनगढ़। किशनगढ़ लिख लेंगे, किशनगढ़ शैली। ठीक है, किशनगढ़ शैली अपना लिखते रहेंगे।
कोशिकाओं में पाए जाने वाला सर्वाधिक वो पदार्थ कौन था जो 80% से ज़्यादा होता है? मतलब कोशिकाओं में 80% से ज़्यादा कौन सा पार्ट होता है कोशिकाओं में? तो इसका आंसर आएगा जल। जल क्या है? कोशिकाओं में 80% से ज़्यादा पाया जाता है कोशिकाओं में। संविधान सभा द्वारा कब संविधान को पारित कर दिया गया? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है लेकिन आना चाहिए। तो संविधान सभा द्वारा संविधान कब पारित कर दिया गया? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को, ठीक। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? तो इसको ध्यान से देखेंगे। न्यूटन की गति के नियम कितने होते हैं? 3। सब लोग कक्षा 8, 9, 10 से पढ़ते ही चले आ रहे हैं। न्यूटन की गति के 3 नियम होते हैं। अगला है न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहलाता है जड़त्व का नियम। क्या कहलाता है? जड़त्व का नियम। दूसरा नियम क्या कहलाता है? दूसरा कहलाता है संवेग का नियम। संवेग का नियम। संवेग का नियम इसका दूसरा नाम भी है द्रव्यमान और त्वरण का नियम। लिख लेंगे, द्रव्यमान और त्वरण का नियम। तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तीसरा नियम क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ये सब लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। और न्यूटन की एक बुक बहुत फेमस है। न्यूटन की एक बुक, उसका नाम है प्रिंसिपिया। न्यूटन की बुक है प्रिंसिपिया। अगला देखेंगे, कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो ये है 13वें शिलालेख में। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा किसकी कृति है? तो जिसने पढ़ रखा वो जानता है, लियोनार्डो दा विंची। लिख लेंगे, लियोनार्डो दा विंची। कभी कभी पूछ लिया जाता है, लियोनार्डो दा विंची। अगला है, सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? तो ये है मंगल ग्रह पे। किस ग्रह पे है? मंगल ग्रह पे है। मोनालिसा नामक चित्र रचना किसकी है? अभी आपने ऊपर ही पढ़ा, मोनालिसा नामक चित्र रचना किसकी है? लियोनार्डो दा विंची की है। शिशु मृत्यु दर में कितने वर्ष की आयु के पूर्व मृत्यु शिशु को शामिल किया जाता है? मतलब जो शिशु मृत्यु दर देखी जाती है, तो कितनी एज से पहले अगर शिशु की मृत्यु हो गई तो उसको शामिल किया जाता है? तो वहाँ आंसर में आएगा 1 वर्ष से कम। ठीक, 1 वर्ष से अगर कम है तभी उसको शामिल किया जाए किसमें? शिशु मृत्यु दर में। बाजार के निरीक्षक को क्या कहा जाता था? बाजार के निरीक्षक को क्या कहा जाता था पुराने समय में? तो बाजार के निरीक्षक को कहा जाता था साहना ए मंडी। साहना ए मंडी या साइन ए मंडी, जो भी आए। साइना ए मंडी, इसमें मंडी शब्द आया है, सब लोग वाकिफ हैं अच्छे से। साइना ए मंडी या साहना ए मंडी, जो भी मिलता है आप लगाएंगे। मिथिला पेंटिंग किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला शैली है? मिथिला पेंटिंग किसकी है? यह है बिहार, मधुबनी। बिहार या उसी का है स्टेट अंदर, बिहार, मधुबनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे कम सक्रिय तत्व कौन सा है? सबसे कम, तो इसका आंसर में आएगा सीसा। सीसा सबसे कम सक्रिय तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? संविधान सभा की प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? देखेंगे तो इसमें कुल टोटल मिला के हमारे 7 सदस्य थे। कितने थे? 7 सदस्य थे। जितने पढ़ रखा वो जानता है 7 सदस्य थे। अब देखते हैं 7 सदस्यों का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन। 7 सदस्य कौन कौन से थे? अगर इन सातों सदस्यों के नाम आप जो प्रारूप समिति में थे इनके लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। बी आर अम्बेडकर थे, ये हेड थे, हेड लिख लेंगे बी आर अम्बेडकर। और बी आर अम्बेडकर हेड थे किस समिति के?
प्रारूप समिति के जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके हेड थे। इसके अलावा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर दूसरा नाम है। तीसरा है कन्हैया मणिकलाल मुंशी, इनको शॉर्टकट में केएम मुंशी भी कहा जाता है, केएम मुंशी भी कहा जाता है। अगले हैं मोहम्मद सादुल्ला, मोहम्मद सादुल्ला नाम लिख लेंगे, मैं यूं ही नहीं बता रहा हूँ, पूछ लिया जाता है। मोहम्मद सादुल्ला, मोहम्मद सादुल्ला। अगले हैं एन गोपाला स्वामी अयंगर, एन गोपाला स्वामी अयंगर, एन गोपाला स्वामी अयंगर। और अगले हैं बीएल मीटर, बीएल मीटर, मीटर। और उसके बाद अगले हैं खेतान, खेतान, इनके नाम याद रखिएगा। इनको डीपी खेतान भी कहा जाता है, डीपी खेतान। ठीक है, 7 नाम हो गए हैं। एक क्वेश्चन और नोट कर लीजिए यहाँ पे। 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही इस प्रकार की समितियां बनाई गई थी, कई प्रकार की। तो टोटल कितनी समितियां बनाई गई थी, क्वेश्चन ये पूछा जाता है। तो टोटल 13 समितियां बनाई गई थी, जिसमें से एक ये भी थी, कौन सी, प्रारूप समिति। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे छोटा कोशिकीय अंग कौन सा है। सबसे छोटा कोशिकीय अंग कौन सा है, तो राइबोसोम, राइबोसोम नाम सबने सुन रखा है। राइबोसोम सबसे छोटा कोशिकीय अंग है। अलाउद्दीन खिलजी ने किसे दीवान ए रियासत नियुक्त किया था। दीवान ए रियासत अलाउद्दीन खिलजी ने किसको नियुक्त किया था, तो आंसर में आएगा मालिक याकूब, मालिक याकूब लिख लेंगे और सुनते रहेंगे ध्यान से इसको। बेगम अख्तर, बेगम अख्तर किस विधा की गायिका हैं, बेगम अख्तर। तो इसमें लिख लीजिए बेगम अख्तर किस विधा की गायिका है, गजल गायकी, गजल गायकी, गजल गायकी की हैं। अगला है एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष। तो एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर होता है, 9.46 गुणे 10 की घात 12, मतलब कि 9.46 इंटू 10 टू पावर 12 किलोमीटर। एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर होता है, 9.46 इंटू 10 टू पावर 12। याद रखिएगा, पेट में ऐसे ही सारे बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं आप लोगों को। ओलंपिक मशाल किस पदार्थ से प्रज्वलित की जाती है, तो ये की जाती है सन रेज से, मतलब सूर्य की किरणों से। ठीक, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। भारत में जिलों की संख्या कितनी है, तो करंट में जिलों की संख्या जो गूगल का डाटा बता रहा है वो 797 बता रहा है, 797। और कहीं कहीं पर 783 भी मिल जाता है, 783। तो देख लीजिएगा जो भी ऑप्शन में आपको मिले। सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासनकाल में किसके शासनकाल में सर्वाधिक दास थे, सर्वाधिक स्लेव किसके शासनकाल में थे, तो यफेस्टी, यफेस्टी का मतलब फिरोज शाह तुगलक, इसी के शासनकाल में सर्वाधिक दास थे। अगला है माइक पांडे किस क्षेत्र से संबंधित हैं, इनका संबंध किस क्षेत्र से है माइक पांडे का, तो यह आएगा वन्य जीव पर फिल्म निर्माण से, वन्य जीव पर फिल्म निर्माण से है, लिख लेंगे। अगला है पदार्थ के संवेग अर्थात पी और वेग के अनुपात से कौन सी राशि प्राप्त होती है, तो हम सब लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि P बराबर mv। अब पूछ क्या रहा, कह रहा कि संवेग और वेग, संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी राशि, तो संवेग आप ऊपर रख देंगे और वेग नीचे रख देंगे, m के इक्वल में हो जाएगा, m बराबर P/v, या तो P बराबर क्या होगा m/v, बता चुके हैं, देखिए ध्यान से आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो जो झंडा समिति के अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति के अध्यक्ष थे 23 जून 1947, ठीक है। 23 जून 1947 को फाइनल ये बने थे। इस समिति ने 22 जुलाई 1947 को, झंडा समिति ने कब, 22 जुलाई 1947, ये डेट याद रखना ही है आपको, हम झंडे के बारे में पहले ही बता चुके हैं। 22 जुलाई 1947 को इस समिति ने झंडे को अंतिम रूप दिया था। झंडा समिति ने 22 जुलाई 1947 को झंडे को अंतिम रूप दिया था। तो अब क्वेश्चन ये आता है, झंडा समिति में कुल कितने सदस्य थे, इसके अध्यक्ष कौन थे, उपाध्यक्ष कौन थे। तो ध्यान से देखिए, झंडा समिति के अध्यक्ष हम बता चुके हैं आपको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। इसके उपाध्यक्ष जो थे, उपाध्यक्ष थे इसके, लिख लीजिएगा, JB कृपलानी। नाम बहुत अच्छे से आप लोग जानते हैं जिसने पढ़ा है, JB कृपलानी। इनका पूरा नाम है जीवट राम भगवान दास कृपलानी, ठीक। ये उपाध्यक्ष थे। और इनके अलावा इस समिति में सदस्य थे KM पणिक्कर, लिखते रहेंगे, मेरे लिखने का इंतजार नहीं करेंगे। KM पणिक्कर, सरोजनी नायडू, सी राजगोपालाचारी, KM मुंशी, BR अम्बेडकर और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें झंडा समिति से कोई ना कोई एक क्वेश्चन पूछ ही लेता है, तो जितना बन सकता है वो हमने आपको बता दिया। अगला है, लोहा एवं गंधक का मिश्रण कौन सा होता है। तो ये असमांगी मिश्रण होता है। कैसा मिश्रण होता है, असमांगी, लिखते रहेंगे, असमांगी, ठीक। औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध किसे दक्कन का सूबेदार बनाकर भेजा था। औरंगजेब ने किसके विरुद्ध, औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध किसको भेजा था। तो औरंगजेब ने शाइस्ता खां को भेजा था। शाइस्ता खां, लिखते रहेंगे, शाइस्ता खां को भेजा था। अगला है, यहूदी मेनुहीन किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक थे। यहूदी मेनुहीन किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक थे। तो इसमें लिख लेंगे वायलिन। क्वेश्चन कहाँ से पूछे कहाँ से नहीं, पेपर में देख के लगता है यार ये तो पढ़ा था, इससे अच्छा यही अभी पढ़ लीजिए। यहूदी मेनुहीन या मेनुद्दीन जो भी आए, किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक थे। तो वायलिन। सूर्य के अपेक्षाकृत ठंडे भाग जिसका तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस होता है, क्या कहलाता है। तो इसको कहते हैं सौर कलंक। आइए सूर्य के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। सूर्य में तो पहले यही पूछ लेता है बेसिकली, कौन से पदार्थ, कौन से तत्व मेन है जो पाए जाते हैं। जिसमें हाइड्रोजन पाया जाता है, लगभग 70% के आसपास है, 70.06% लिखते रहेंगे। और हीलियम पाया जाता है, ये आपका होता है 27.4% लगभग। ये दोनों याद कर लीजिए, बाकी पाए तो ऑक्सीजन और ये भी जाते हैं, पर वो हम आपको नहीं बता रहे हैं। जो मेन है वो देखिए, हाइड्रोजन 70% लगभग और हीलियम 27.4% बता चुके हैं। अब क्वेश्चन आता है, सूर्य का प्रकाश कितने मिनट में पहुंचता है धरती पर। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। आंसर है इसका 8 मिनट 20 सेकंड। कभी कभी डायरेक्ट ये सेकंड में पूछ लेता है, तो 8 मिनट और 20 सेकंड को आप डायरेक्ट सेकंड में याद रखेंगे। 8 मिनट, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो 8 मिनट को सेकंड बनाएंगे तो 8 छंग 48, कितना आएगा 480 सेकंड ये, और 20 सेकंड ये, तो टोटल कितना हो जाएगा 500 सेकंड। ये भी पूछ लेता है कभी कभी, सेकंड में दिया रहता है। तो सूर्य का प्रकाश धरती पर कितना 8 मिनट 20 सेकंड या फिर 500 सेकंड में पहुंचता है। दोनों की बात एक ही है। आगे देखते हैं इसी सूर्य से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है, संलयन या विखंडन, ये भी पूछा जाता है।
सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है? संलयन। ठीक, बहुत बेसिक क्वेश्चन है लेकिन आने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वप्रथम किस अंग का प्रत्यारोपण संभव हुआ? किस अंग का प्रत्यारोपण संभव हुआ? तो हृदय का, हार्ट। ठीक, नॉर्मल क्वेश्चन है, एक बार पढ़ लेंगे तो याद रहेंगे। किस मुगल बादशाह ने वसीयत लिखकर अपने पुत्रों को यह निर्देश दिया कि वे असद खां को वजीर बनाएं? किस मुगल बादशाह ने वसीयत में लिख दिया था, अपने पुत्रों को आदेश दिया था लिख करके कि वे असद खां को ही वजीर बनाएं? तो इसका आंसर आएगा औरंगजेब। इसका आंसर आएगा औरंगजेब। एक क्वेश्चन रह रहा है, जनगणना की तर्ज पर मृत्यु गणना कराने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो इंडिया में ऐसा एक ही राज्य है, कर्नाटक। उसके नाम में ही नाटक है, क्योंकि वो नाटक करता रहता है, कुछ न कुछ अजीबोगरीब काम होते ही रहते हैं कर्नाटक में। ऐसे याद रखिएगा जैसे बता रहे हैं। तो कुछ नाटक करने वाला कौन सा राज्य है? कर्नाटक। जो मृत्यु गणना कराया है जिन्होंने। व्हिटनी ह्यूस्टन किस क्षेत्र से संबद्ध थे? व्हिटनी ह्यूस्टन किस क्षेत्र से संबद्ध थे? पॉप गायकी। पॉप गायकी। अगला क्वेश्चन है, किसका गुणसूत्र संतान में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है? तो ये होता है पिता का, अर्थात पुरुष का। कुछ क्वेश्चन यहीं पे देख लेते हैं। जैसे स्त्री और पुरुष दोनों में 46 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। पुरुष में 46 होते हैं और स्त्री में भी 46 ही होते हैं। स्त्री और पुरुष दोनों में अगर जोड़े में देखेंगे तो 23 जोड़े इसमें मेल में और 23 जोड़े किसमें? फीमेल में। ठीक है, तो जो जैसे बच्चे का निर्माण होता है, तो अगर बच्चा मेल है तो उसमें गुणसूत्र कौन कौन से मिलते हैं? एक्स और वाई। और लेडीज अगर वो फीमेल है, लड़की है, तो इसमें एक्स एक्स होते हैं। तो जो माँ होती है, माँ में सिर्फ एक्स एक्स गुणसूत्र ही पाए जाते हैं, पुरुष में एक्स वाई दोनों पाए जाते हैं। तो जब बच्चे का निर्माण होता है तो माँ से तो एक्स मिला, पुरुष से वाई मिल गया तो पुत्र हो गया। और माँ से एक्स मिला, माँ से तो एक्स ही मिलेगा, और पुरुष से भी एक्स मिल गया तो लड़की का जन्म हुआ। कुछ क्वेश्चन और गुणसूत्र से देखिए। जैसे क्वेश्चन आता है गुणसूत्र की खोज किसने की थी? गुणसूत्र की खोज किसने की? तो ये की थी वाल्थर। वाल्थर फ्लेमिंग। नाम लिख लेंगे जिनको नहीं आता है, वाल्थर फ्लेमिंग। ठीक है, लेकिन अब नाम इसको तो खोजा गया है, लेकिन अब इसका नाम किसने रखा? तो गुणसूत्र, या इसको क्रोमोसोम भी कहते हैं गुणसूत्र को। तो गुणसूत्र का नामकरण किसने किया? तो ये नामकरण किया था वाल्डेयर ने। वाल्डेयर। वाल्डेयर ने नामकरण किया, वाल्डेयर। याद रखिएगा। और क्वेश्चन देखिए गुणसूत्र में। क्वेश्चन ये बनता है, सबसे छोटा गुणसूत्र कौन सा है? सबसे छोटा गुणसूत्र कौन सा है? एस्केरिस। याद रखिएगा, अपच नहीं होगा। नहीं मिल गया पेपर में तो फिर नंबर गए। और बूंद बूंद से ही समुद्र भरता है, एक एक दो दो नंबर से मिला मिला के बहुत सारे नंबर बन जाते हैं। तो सबसे छोटा गुणसूत्र कौन सा है? एस्केरिस। अब छोटा बताया तो बड़ा भी बताना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा गुणसूत्र कौन सा है? लैम्ब्रस। लिख लीजिएगा, लैम्ब्रस। तो गुणसूत्र से हमने कई सारे क्वेश्चन बता दिए। छोटा गुणसूत्र एस्केरिस, बड़ा है लैम्ब्रस। गुणसूत्र की खोज वाल्थर फ्लेमिंग ने की 1800 में। गुणसूत्र या क्रोमोसोम का नामकरण किसने किया? वाल्डेयर ने किया। याद रखिएगा, कई क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत विधि के समक्ष समानता का वर्णन है? इंपॉर्टेंट है, मिल जाता है पेपर में। तो विधि के समक्ष सब लोग समान हैं, ऐसा लिखा गया है। तो ये लिखा गया आर्टिकल 14, अनुच्छेद 14 में। शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था? है तो नहीं। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। अष्टप्रधान। ठीक। शिवाजी ने किस भाषा को राजभाषा बनाया? तो शिवाजी ने मराठी भाषा को राजभाषा अपनी बनाया था, मराठी। छोटे छोटे क्वेश्चन है, याद रखिएगा।
तरणेतर मेला किस राज्य का प्रसिद्ध मेला है? तरणेतर, तो तरणेतर किस राज्य का प्रसिद्ध मेला है? देखिए ध्यान से, तो ये है तरणेतर प्रसिद्ध किस राज्य का मेला है? ये है गुजरात का, गुजरात का प्रसिद्ध मेला है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण मान का कितना होता है? ये होता है 1/6। अगर आप पृथ्वी पर 60 किलो के हैं तो चंद्रमा पर कितने किलो के होंगे? 10 किलो के होंगे। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक भी है, बहुत बार पूछा गया है। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। समय कम है, जैसा पढ़ा रहा हूँ वैसा पढ़ लीजिए। वायसराय अंतिम कौन था भारत का? लॉर्ड माउंटबेटन। कौन सी पंचवर्षीय योजना में खादी एवं ग्रामीण उद्योग की स्थापना की गई थी? ये की गई थी सेकंड में, दूसरी पंचवर्षीय योजना। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में की गई थी। ये किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती लिख लेंगे। क्षमावाणी किस धर्म से संबद्ध त्योहार है? क्षमावाणी, तो यह है जैन धर्म। क्षमावाणी। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण क्या होता है? शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण क्या होता है? तो ये होता है इक्वल, अर्थात समान होता है। ऐसा क्यों है? देखिए ध्यान से, शून्य में गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण कैसा होता है? तो वो यहाँ पे बताया गया समान होता है। जबकि आप लोगों ने त्वरण की परिभाषा पढ़ी है, बचपन से पढ़ रहे हैं, कक्षा 9, 10, 11 से। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। जिस स्पीड में वेग बढ़ता है उसी अनुपात में त्वरण बढ़ जाता है। अब जैसे आप अपने घर की छत पे चले जाइए, छत से कोई ईंटा फेंकिए, नीचे ईंट फेंकिए, तो ईंट फेंकेंगे तो जैसे जैसे ईंट नीचे आती जाएगी उसकी स्पीड ज़्यादा होती चली जाएगी। अगर बहुत ऊंचाई पे छत है तो ईंट और तेजी से आएगी। लेकिन अब क्वेश्चन यहाँ पे कहा गया है कि शून्य में का मतलब जहाँ पर निर्वात है, जहाँ पर हवा ही नहीं है। जब हवा ही नहीं है तो फिर आराम से ही वस्तु आएगी नीचे। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता दी गई है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता किसमें दी गई है? तो अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16। किस विधि द्वारा मिश्रण में उपस्थित घटकों का पृथक्करण किया जाता है? किस विधि द्वारा मिश्रण में उपस्थित घटकों को अलग अलग किया जाता है, पृथक्करण किया जाता है? यह है क्रिस्टलन विधि। क्रिस्टलन विधि कक्षा 9 से पढ़ रहे हैं। क्रिस्टलन विधि। किसने आर्य समाज की स्थापना की? अभी बताया गया है, स्वामी दयानंद सरस्वती, 1875। नवरोज किन लोगों का नववर्ष दिवस है? तो यह है पारसी लोगों का, पारसी। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह डीमोस, डीमोस, डीमोस लिख लेंगे। रोहिणी श्रेणी के प्रथम उपग्रह का प्रक्षेपण किस वर्ष किया गया? रोहिणी श्रेणी के प्रथम उपग्रह का प्रक्षेपण किस वर्ष किया गया? 1980 में। तृतीय पंचवर्षीय योजना का काल क्या था? तो देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक गई है। दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी 56 से 61 तक जाएगी। तीसरी कब जाएगी? 61 से 66 तक। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना कब गई है? आपके सामने है, 61 से 66 तक। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा विदेशी राजा चाहे कितना ही अच्छा क्यों न हो, स्वदेशी राज की तुलना में कभी अच्छा नहीं हो सकता? बात सही भी है, विदेशी राजा चाहे जितना अच्छा हो, स्वदेशी राज की तुलना में कभी अच्छा नहीं हो सकता। तो इसको कहा था आर्य समाज के संस्थापक, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में। किसने की थी? दयानंद सरस्वती। तो दयानंद सरस्वती जी की बात है ये, याद रखिएगा। उगादि उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? उगादि उत्सव, अभी हमने बताया था ना, किससे सुमरत उदर की
गणना कराने वाला ऐसा ही एक ही राज्य जो नाटक करता रहता है, कर्नाटक। तो उगादि उत्सव वो ये भी कर्नाटक में, क्योंकि ये नाटक करता रहता है। कुछ अजीबोगरीब काम इसी के रहते हैं। अगला है क्रोमोसोम की संरचना में कौन कौन भाग लेते हैं। तो ये आएगा डीएनए और प्रोटीन। डीएनए और प्रोटीन, ठीक, प्रोटीन लिख लेंगे। तो डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का पूरा नाम राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का द्वि हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, लिख लेंगे, क्वेश्चन इसमें तो नहीं दिख रहा होगा। डीएनए का द्वि हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, वाटसन एवं क्रिक ने। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है। तो अस्पृश्यता मतलब छुआछूत से रिलेटेड है। अनटचेबिलिटी, अनटचबिलिटी लिख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है अनटचेबिलिटी। अगला है 1 किलोग्राम भार में कितने न्यूटन होते हैं, या 1 किलोग्राम भार कितने न्यूटन के बराबर होता है। तो 1 किलोग्राम भार 9.8 न्यूटन के बराबर होता है, 9.8 न्यूटन। उत्तर वैदिक काल के मृद भांडों में किस प्रकार के मृद भांड सर्वोपरि वैशिष्ट सूचक है। मृद भांड का मतलब, मृद मतलब मिट्टी, भांड मतलब बर्तन, मिट्टी के बर्तन, ठीक। उत्तर वैदिक काल के मृद भांडों में किस प्रकार के मृद भांड सर्वोपरि वैशिष्ट सूचक हैं। तो इसका आंसर आएगा चित्रित धूसर मृद भांड, चित्रित धूसर मृद भांड, ठीक है। अगला है मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है। मुक्तेश्वर मंदिर, मुक्तेश्वर मंदिर ये भुवनेश्वर उड़ीसा में, भुवनेश्वर लिख लेंगे, भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है मुक्तेश्वर मंदिर। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास कितना है। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास कितना, देखिए पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास है 12,756 किलोमीटर, ये वाला भूमध्य रेखीय व्यास, ये जो दिख रहा है आपको भूमध्य रेखीय व्यास, ये 12,756। और पृथ्वी का अगर जैसे पूछा जाएगा अब आगे ध्रुवीय व्यास कितना है, ध्रुवीय व्यास यहाँ उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव के बीच में, तो ये है 12,714 किलोमीटर, लिख लेंगे। बेसिक क्वेश्चन है लेकिन इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की किस पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर न्यूनतम रही है। तो वृद्धि दर न्यूनतम तभी होगी जब कोई दिक्कत हुई होगी, ऐसे तो होगी नहीं। तो वृद्धि दर न्यूनतम कब रही है, ये रही है तीसरी पंचवर्षीय योजना में। जिन लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा है वो जानते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना अभी हमने बताया कब से कब, 1961 से लेकर 66 तक। अब 1961 से 66 के बीच में 2 बार युद्ध हुआ, 1961 से 66 के बीच में किस पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर न्यूनतम रही। तो ये रही तीसरी पंचवर्षीय योजना में, क्योंकि 1962 का युद्ध इसमें आ गया था बीच में। तो जब देश में दिक्कत होगी तो विकास दर तो ऑलरेडी कम ही हो जाएगी। 1962 में युद्ध था, किससे था युद्ध। ऋग्वेद में किस अपराध का सबसे अधिक बार उल्लेख किया गया है। तो ऋग्वेद में किया गया किस अपराध का सर्वाधिक उल्लेख किया गया, पशुओं की चोरी, पशुओं की चोरी का उल्लेख किया गया है, ठीक, बस चोरी का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है। जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें विपरीत चक्रण पाया जाता है। ये तो सिंपल सी बात है, जब 2 इलेक्ट्रॉन होंगे एक ही कक्षा में होंगे तो विपरीत तो होगा ही होगा, क्योंकि जब सेम उनमें दोनों में एक ही जैसा आवेश है, जब एक ही आवेश है तो उसमें विपरीत तो होगा ही होगा। जैसे आप एग्जाम्पल से समझ लीजिए, जैसे चुंबक होता है, अब चुंबक के एक उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों अलग अलग होते हैं। जैसे आप इसको बीच से तोड़ देंगे तो 2 चुंबक हो जाएंगे, इधर और इधर। तो कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई 2 सिरे मिलाओ तो वो आपस में ऐसा लगता है उनके बीच में कोई बल लग रहा है, मिलते नहीं है, नहीं मिलते हैं जब वो, तो अर्थात वो विपरीत सिरे हैं, वो नहीं है, वो सेम सिरे हैं एक ही जैसे। और जब मिल जाते हैं तो वो एक प्लस सिरा एक माइनस सिरा होता है। किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है।
किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता, अनुच्छेद, तो इसमें आंसर में आएगा अनुच्छेद 19A, 19 का 1, ठीक है। हैजा कॉलरा के जीवाणु की खोज किसने की थी? हैजा कॉलरा, तो पहली बात तो आप इसमें ये देख लिए हैजा किससे होता है, जीवाणु से होता है। अब हैजा के जीवाणु की खोज किसने की? रॉबर्ट कोच ने की। किसने की? रॉबर्ट कोच। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि था, पुराने समय की बात है, कृषि, ठीक। चैत्य किस धर्म के अनुयायियों का पूजा स्थल है? चैत्य, तो चैत्य है बौद्ध धर्म का। किसका है? बौद्ध धर्म का। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? अभी मैं बता चुका हूँ। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? 12,714, 12,714। ध्रुवीय कम है ये वाला, ऊपर से नीचे ध्रुवीय कम है, और ये वाला जो है भूमध्य रेखी, ये 12,756 था, 12,756, ठीक। आगे देखिए, महिलाओं की ओलंपिक में भागीदारी, महिलाओं की ओलंपिक में भागीदारी सबसे पहले किस वर्ष हुई? तो महिलाओं की भागीदारी सबसे पहले 1900 में पेरिस ओलंपिक में हुई। कब हुई? 1900 में पेरिस ओलंपिक में, पेरिस ओलंपिक में। अब हुई तो है, लेकिन अब थोड़ा सा जान लीजिए कि किसने भाग लिया। तो इंग्लैंड की शार्लेट कूपर, शार्लेट कूपर ने भाग लिया था, और इन्होंने एकल टेनिस प्रतियोगिता जीती थी। एकल टेनिस प्रतियोगिता, ये इंग्लैंड की महिला थी, पहली बार पेरिस ओलंपिक 1900 में भाग लिया था। उससे पहले महिलाओं को पार्टिसिपेट करने की आज़ादी नहीं थी। अब अगर ये इंग्लैंड का है तो विश्व लेवल की बात हो गई। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया की तरफ से पहली महिला जिन्होंने ओलंपिक में भाग लिया, तो इनका नाम याद रखिएगा, दीपा कर्माकर। कई लोगों ने सुना होगा, दीपा कर्माकर पहली महिला थी, जिम्नास्ट हैं ये, जिन्होंने ओलंपिक में भाग लिया, जिम्नास्ट, दीपा कर्माकर। ये मत सोच लीजिएगा कि इसी ओलंपिक में भाग ली, बाद में भाग लिया इन्होंने। योजना अवकाश के कारण कौन सी पंचवर्षीय योजना देर से प्रारंभ हुई? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना जब 66 में खत्म हुई, 1966 में, तो 3 साल का 1969 तक इसको योजना अवकाश कहा गया। 3 साल का इसको योजना अवकाश नाम दिया गया। उसके बाद शुरू हुई तीसरी के बाद कौन सी आएगी? चौथी पंचवर्षीय योजना देर से शुरू हुई। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित करके कौन सी उपाधि धारण की? पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित करके कौन सी उपाधि धारण की? तो इसमें आएगा परमेश्वर, परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। बौद्धों का तांबो मठ किस राज्य में है? बौद्धों का तांबो मठ किस में है? हिमाचल प्रदेश में। कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, थोड़े से उनको देख लीजिए। किसके अभाव में बर्फ पर चलना कठिन होता है? तो घर्षण। अगर घर्षण नहीं होगा आपके जूतों में, चप्पल में, या जो भी पहनेंगे पैरों में, तो फिर आप चल नहीं पाएंगे। किस राष्ट्रपति की मृत्यु अपने कार्यकाल में ही हो गई थी? किस राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई? तो किस राष्ट्रपति की मृत्यु अपने कार्यकाल में हो गई थी? तो इंडिया के तीसरे नंबर के राष्ट्रपति, थर्ड राष्ट्रपति, याद रखेंगे, थर्ड राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, इनकी मृत्यु हो गई थी 3 मई 1969 में, 1969 में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक। डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु अपने कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी, तीसरे राष्ट्रपति थे। 1969 में इनकी मृत्यु हो गई। उससे पहले 1963 में इनको भारत रत्न मिल गया था, याद रखेंगे, 1963 में इनको भारत रत्न मिल गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसका सामान्य नाम न्यूक्लियन है? किसका सामान्य नाम न्यूक्लियन है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सामान्य नाम न्यूक्लियन है। किसने सत्याश्रय और श्री पृथ्वी वल्लभ, किसने सत्याश्रय और श्री पृथ्वी वल्लभ की उपाधियां धारण की? तो ये है पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय, नाम सुन सुन के लिख लीजिए, पुलकेशिन सेकंड, ठीक। अगला है, किसने लिखा
निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल। ये सब लोग पढ़ते चले आ रहे हैं कक्षा हाई स्कूल में हिंदी की, और 10 में 11 में सब पढ़ते चले आ रहे हैं। तो इसका आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसको किसने बताया, लिखा? भारतेंदु हरिश्चंद्र। पृथ्वी की किस परत का निर्माण सिलिका एवं एल्यूमिनियम से हुआ? आइए इसको समझते हैं। देखिए ध्यान से, अब इधर देखिए, जैसे ये हमने बनाया है, ये मान लीजिए पृथ्वी की गहराई में ऐसे हम खोदें नीचे की तरफ, तो कैसी पृथ्वी दिखेगी? ऐसे खोद लेते हैं, तो ये हिस्सा दिख रहा है आपको ग्रीन कलर से ऊपर का, ये वाला, ये क्रस्ट बोलते हैं इसको, क्रस्ट या भूपरपटी। सबसे मजबूत यही होता है, क्रस्ट या भूपरपटी इसको बोलते हैं, सबसे मजबूत यही होता है। उसके बाद ये तीसरा सेकंड हिस्सा, इसको मेंटल कहते हैं। मेंटल मतलब पागल, मेंटल कहते हैं। इसमें दो पार्ट होते हैं, ऊपर का ये हिस्सा अपर मेंटल, और ये नीचे का हिस्सा उसी में लोअर मेंटल। ये लिखा है अपर मेंटल और लोअर मेंटल। उसके बाद उससे नीचे का हिस्सा, उसको कोर कहते हैं, कोर। उसके भी दो पार्ट होते हैं, आउटर कोर और इनर कोर, और नीचे होता है केंद्रक। सबसे मजबूत हिस्सा क्या होता है? क्रस्ट या भूपरपटी, भूपरपटी। देखिए, पृथ्वी की किस परत का निर्माण सिलिका मतलब एसआई और एल्यूमिनियम मतलब एल, एल्यूमिनियम, तो किस परत का निर्माण सिलिका और एल्यूमिनियम से हुआ है? तो इसे भूपरपटी, इसी का निर्माण, ये ऊपर वाली इसी का निर्माण सिलिका एवं एल्यूमिनियम से हुआ। इसको सियाल कहते हैं, सियाल, SIAL मतलब सियाल का मतलब सिलिका और एल्यूमिनियम, सियाल। आगे सीमा पढ़ते हैं, सीमा मतलब सिलिका और मैग्नीज। और तीसरा नंबर सियाल सीमा निफे, निफे, निफे का मतलब निकिल और फेरस। तीन पार्ट हैं, सियाल, सीमा और निफे। ध्यान से देखिए आगे। मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? तो ऐसा एक ही अंग है जो कभी आराम नहीं करता, हृदय। और आराम कर देगा तो फिर आदमी हमेशा के लिए राम के पास चला जाएगा। भारतीय निर्यात की तीव्र प्रसारण में सहयोग देने वाला मुख्य कारक क्या है? भारतीय निर्यात की तीव्र प्रसारण में, तेज प्रसारण में सहयोग देने वाला मुख्य कारक क्या है? तो निर्यात का विविधीकरण, निर्यात का विविधीकरण। बादामी या वातापी के चालुक्य वंश का सर्वाधिक महान राजा कौन था? बादामी या वातापी के चालुक्य वंश का सर्वाधिक महान राजा कौन था? पुलकेशिन सेकंड, पुलकेशिन सेकंड लिख लेंगे इसको। अगला है अबलो नसानी अब न स नसैहों, अबलो नसानी अब न नसैहों पद तुलसी की किस कृति में मिलती है? तो ये मिलती है विनय पत्रिका में, विनय पत्रिका। रेबीज का टीका किसने बनाया? रेबीज का टीका लुई पास्चर ने बनाया। किसने बनाया? लुई। रेबीज का टीका लुई पास्चर ने बनाया। अब रेबीज का जो रोगी होता है, अगर उसका प्रॉपर इलाज न किया जाए, प्रॉपर इलाज न किया जाए, इंजेक्शन वगैरह टीके वगैरह न लगें, तो वो हाइड्रोफोबिया का रोगी हो जाता है। हाइड्रोफोबिया। तो जो लोग नए हैं वो जान लें, जहाँ भी फोबिया शब्द आएगा, फोबिया का मतलब होता है डर। और जब हम उस दिन कल्चर से पहले हमने एक दिन एक ट्रिक वाली GK GS की पढ़ाई थी, जिसमें हाइड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स, रेसिकल्चर, ये इस प्रकार के क्वेश्चन बताए थे, तो उसमें हाइड्रो शब्द आया था। तो हमने हाइड्रो बताया था, हाइड्रो जहाँ भी आएगा, हाइड्रो का मतलब वहाँ क्या होता है? जल या पानी। तो अब हाइड्रो मतलब पानी है, और फोबिया माने डर है। हाइड्रो का मतलब पानी है, फोबिया का मतलब डर है। तो अर्थात रेबीज का जो रोगी होता है वो पानी से डरने लगता है, और धीरे धीरे करके उसकी डेथ हो जाती है। पानी से डरेगा तो पानी थोड़ी पिएगा। सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ये थे नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी, ये पुरुष हैं, महिला नहीं है। नीलम संजीव रेड्डी। 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि किसके मध्य हुई? 1665 में
पुरंदर की संधि जय सिंह और शिवाजी के मध्य हुई। जय सिंह और शिवाजी। जब मैंने पेपर दिया था यूपी पुलिस का पहली बार, तब उसमें यही क्वेश्चन पूछा गया था, पुरंदर की संधि। तो जय सिंह और शिवाजी के मध्य कब हुई? क्या हुई? पुरंदर की संधि हुई 1665 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकबर सम्राट द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया? अकबर द्वारा। तो मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद हुसैन। जितना बता रहा हूँ पढ़ लीजिए। पढ़ेंगे तो देखना पेट का एग्जाम और दिल्ली पुलिस का एग्जाम कैसे निकलता है। नेक्स्ट है मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। किसकी पंक्ति है? यह है मोहम्मद इकबाल की पंक्ति। मोहम्मद इकबाल। नाम लिख लेंगे, आलस्य नहीं करेंगे, लिख लीजिए। पृथ्वी की किस परत को सियाल कहा जाता है? अभी बताया। सियाल मतलब सिलिकॉन और एल मतलब एल्यूमिनियम। तो ऊपर वाली सियाल है, नीचे वाली सीमा है बीच में, और लास्ट में निफे NIFE। सियाल, सीमा, निफे तीन ही है। कौन सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय राजा था? तो भारतीय राजा पहला कौन था? ये था हैदराबाद का निजाम। हैदराबाद का निजाम। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ है? यह न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली। ठीक है। किसको सीरी कलम की उपाधि से नवाजा गया? किसको सीरी कलम की उपाधि से नवाजा? सीरी कलम की उपाधि से अब्दुस समद को नवाजा गया। अब्दुस समद। वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो। वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो, यह काव्य पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? तो ये है आंसर में सोहनलाल द्विवेदी द्वारा। सोहनलाल द्विवेदी। सोहनलाल द्विवेदी। आप लोग कमेंट बॉक्स में एक एहसान करिए, मेरे ऊपर बता दीजिएगा क्लास कैसी लगी। अगर इसी प्रकार की और भी लंबी क्लास आप चाहते हैं, और चाहते हैं कम से कम 10, 12, 15 हज़ार क्वेश्चन हम करा दें, तो आप लोग ज़रूर बता दीजिएगा। धन्यवाद।